So in the report writing, we have an overview paragraph. अच्छा, पहले ये तो बताएं आप लोग सुन भी पा रहे हैं कि नहीं? आप लोग बिल्कुल ही साइलेंट हैं। Yes, sir. All right. So ओवरव्यू पैराग्राफ जो है उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। तो ऐसा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों का याद रखना लाजमी है। वो ये है कि हमारे पास क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो थोड़ी सी वैरायटी में है। फॉर एग्जांपल एक तो वो कैटेगरी है जिसमें बहुत सारा डेटा होता है नंबर्स और फिगर्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हमारे पास वी गॉट टेबल्स, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स। एक ये वाली कैटेगरी है जिसमें नंबर्स होते हैं। देन the other category is that of the process diagrams and cycle. Then we've got maps. So इनको हम इस तरह से 3 different categories में divide करेंगे ताकि हमें समझ आए कि कहाँ पे किस किस्म का ओवरव्यू लिखना है। सो ओवरव्यू का लफ्ज जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में एक आइडिया डेवलप होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज सम सॉर्ट ऑफ जिसको कहते हैं ना बर्ड आई व्यू कहें इसको, हेलीकॉप्टर व्यू कहें इसको, ड्रोन कैमरा व्यू कहें, समरी कहें, कंक्लूजन कहें, मुख्तलिफ नाम दिए जा सकते हैं। बस इन शॉर्ट अगर इसको आसान अल्फाज में देखा जाए तो ये एक समरी है। अब समरी क्या चीज है? ओवरव्यू ओवरऑल बातों की होता है। सो यू डोंट हैव टू प्रोवाइड डिटेल्स। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें, नो डिटेल्स, नो डिटेल्स, नो नंबर्स, नो फिगर्स, कोई परसेंटेजेस, कोई अमाउंट, कोई रेशियो, प्रोपोर्शन, कोई डेट्स वगैरह, यू शुड अवॉइड देम ओवरव्यू पैराग्राफ के अंदर। तो फिर लिखना क्या है? सो अगर तो ये वाली कैटेगरी है, जो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो चीजें हैं उनका ओवरव्यू होता है मेन ट्रेंड्स प्लस हाईएस्ट एंड लोएस्ट। अब ये चीजें हैं जो आप लिखेंगे अपने ओवरव्यू में। अगर वो कोई टेबल्स हैं, कोई बार ग्राफ्स हैं, कोई लाइन ग्राफ्स हैं, कोई पाई चार्ट्स हैं, तो ये 2 चीजें हैं। अच्छा, अब देखा जाए तो मेन ट्रेंड क्या चीज है, तो अब उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फिगर्स के ऊपर। तो इसलिए फिलहाल मैं अगर आपको जनरली बताऊं कि एक मेन ट्रेंड क्या होता है, तो किसी भी फिगर में, जिस तरह की फिगर्स हमने कल देखी थी, उसमें ये देखना होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम कोई चीज इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, फ्लक्चुएट कर गई है, वो होता है मेन ट्रेंड। अब आपको आइडिया होगा कि अगर टाइम अवेलेबल है ही नहीं, ये बात को गौर से समझें, अगर तो टाइम पीरियड अवेलेबल है ही नहीं तो वहां पे कोई ट्रेंड होता ही नहीं है। क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में जब कहा कि व्हाट, व्हेन एंड वेयर, सो इस तरह से यहां पे भी
अगर वेयर, जैसे हमने वहां पे कहा कि कभी कभार वेयर और व्हाट तो अवेलेबल होंगे, व्हेन अवेलेबल नहीं होगा, यानी वो जो टाइम लाइन है वो अवेलेबल नहीं होगी। सो इफ दैट्स नॉट अवेलेबल, देयर इज नो ट्रेंड। तो फिर हमें हाईएस्ट और लोवेस्ट की तरफ जाना होता है। अब हाईएस्ट एंड लोवेस्ट से मुराद ये है कि मोस्ट पॉपुलर एंड लीस्ट पॉपुलर। ठीक है, अच्छा, अब ये दो मेन बातें जहन में रखिए फॉर ऑल दी टाइप्स के जो इस कैटेगरी के अंदर हैं। जैसे टेबल है तो उसमें भी कोई मेन ट्रेंड हो सकता है, कोई हाईएस्ट एंड लोवेस्ट हो सकते हैं। कोई बार ग्राफ हो तो उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है, कोई लाइन ग्राफ, कोई पाई चार्ट, तो उनके अंदर नंबर्स होंगे। तो नंबर्स जब होंगे तो जाहिर है कि कोई नंबर मैक्सिमम है, कोई मिनिमम है, कोई हाईएस्ट है, कोई लोवेस्ट है, कोई मोस्ट पॉपुलर है, कोई लीस्ट पॉपुलर है, कोई मोस्ट कॉमन है, कोई लीस्ट कॉमन है। तो ये हम ओवरव्यू के अंदर देखेंगे। अब ओवरव्यू के अंदर नंबर फिर भी मेंशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह पे दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है किसी पाई चार्ट के अंदर, और एक नंबर है 73 और दूसरा है 21 फॉर एग्जांपल, तो अब देखें कि अब हम जब ओवरव्यू पैराग्राफ के अंदर आएंगे तो उन 71 और 21 को हाईएस्ट और लोएस्ट होने की वजह से उन दोनों की जो आइटम्स हैं वो लिखेंगे जरूर, लेकिन वो 71% और 21% मेंशन नहीं करेंगे, बिकॉज नंबर्स लिखने नहीं हैं ओवरव्यू के अंदर। हाँ, बट यस यू कैन राइट इट इन योर बॉडी पैराग्राफ, जिस जो आज हमारा टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, सो पॉइंट यहां पे ये है कि आप ओवरव्यू, डोंट ट्राई टू राइट अ लॉन्ग ओवरव्यू। जनरली हम 1 या 2 सेंटेंसेस लिखते हैं, जस्ट लाइक द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि बॉडी पैराग्राफ्स होंगे वहां जहां पे हम तफसीलन बात करेंगे, वहां पे भी इट्स नॉट दैट मच डिटेल, बट हाउएवर कुछ तो डिटेल इससे ज्यादा होगी। लेकिन समटाइम्स आपका ओवरव्यू ऐसा हो सकता है कि जिसमें 3 सेंटेंसेस आए। मुमकिन है कि आपने मेन ट्रेंड्स के लिए एक सेंटेंस लिखा, हाईएस्ट फिगर्स के लिए अलग लिखा और लोवेस्ट के लिए अलग लिखा। सो यू कैन राइट लाइक 3 सेंटेंसेस, बट उससे भी बेहतर यही है कि अगर आप उसको भी, हाईएस्ट और लोवेस्ट को अगर आप एक ही सेंटेंस के अंदर समो सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ये पॉसिबल है, ऐसा करना पॉसिबल है। अच्छा, फिलहाल अब जाहिर है कि स्क्रीन के ऊपर कोई सैंपल क्वेश्चन नहीं है, सैंपल आंसर नहीं है, तो फिलहाल बस इतना जहन में रखिए कि मेन ट्रेंड्स और हाईएस्ट और लोवेस्ट, मैं बताऊंगा कि मेन ट्रेंड क्या है क्वेश्चंस जब सामने आएंगे। अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन है? No, sir. ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस डायग्राम और साइकिल डायग्राम। अब व्हाट टू डू जब प्रोसेस डायग्राम और साइकिल डायग्राम आए, तो ओवरव्यू में लिखना क्या है? ऐसी सूरत में हम अपने ओवरव्यू के अंदर फोकस इन चीजों पे रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई प्रोसेस डायग्राम अगर है या कोई साइकिल डायग्राम है, तो ये तो बताना होगा कि कितने नंबर ऑफ स्टेजेस या स्टेप्स हैं। कि फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से किसी क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है कि पेज जो है या पेपर जो है, सॉरी, पेपर जो है वो कैसे प्रिंट किया जाता है, उसके नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स में वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्लस ये है सेकंड चीज। अब ये नाम जाहिर है कि वी डोंट नीड टू इन्वेंट नेम्स, नाम ऑलरेडी लिखे होते हैं वहां पे। जो भी स्टेज है उसके ऊपर कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन होती है, और अगर एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ना भी हो तो कोई वर्ड और पिक्चर्स उस तरह की होती हैं कि वी कैन
एक्चुअली डिस्क्राइब दो स्टेजेस। सो उन स्टेजेस को या पहली और आखिरी जो स्टेज है उसको डिस्क्राइब करना, ये है दूसरा काम। अच्छा, थर्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आइटम्स इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे अभी देखें, आपके जहन में आ रहा होगा कि अभी तो पिछली बात में मैंने कहा कि कोई नंबर्स नहीं ऐड करने। देखिए, ये जो नंबर्स हम इंक्लूड कर रहे हैं ये हमें गिवन नहीं थे किसी परसेंटेज की फॉर्म में, किसी अमाउंट की फॉर्म में, हम खुद ही काउंट करके लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए ये हम लिख सकते हैं। प्लस समटाइम्स अगर बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो कोई ईयर का नाम भी लिखा जा सकता है, इट्स ऑलराइट, लेकिन बाकी जो अमाउंट्स हैं वो नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो अब देखें कि प्रोसेस डायग्राम हो या साइकिल डायग्राम हो तो उसमें हम ये लिखते हैं कि भाई कुल मिला के नंबर ऑफ स्टेजेस कितने हैं। अगर लेट्स से दो मैप्स हैं, सॉरी दो प्रोसेस डायग्राम्स हैं, या एक प्रोसेस डायग्राम और एक साइकिल डायग्राम है, तो उन्हीं नंबर ऑफ स्टेजेस को दोनों में कंपेयर करेंगे कि इसमें इतने हैं और उसमें उतने हैं। ठीक है, अगर एक ही है तो बस चुपचाप उसको मेंशन करेंगे। अब होता ये है कि कुछ ऐसे भी प्रोसेस डायग्राम्स होते हैं जहां पे जो नंबर ऑफ स्टेजेस या स्टेप्स हैं वो डिस्टिंक्टिवली उनको काउंट करना मुश्किल होता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं यहाँ पे 6 हैं, कुछ कहते हैं 7 स्टेजेस हैं, कुछ कहते हैं 8। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने साथ में ऐड करने हैं वर्ड्स जैसे कि रफली, जैसे कि अबाउट, जैसे कि अराउंड, जैसे कि नियरली। सो उस तरह से आप जनरलाइज करके रिस्क से बच जाएंगे, क्योंकि जेन्युइन इशू है, ऐसा होता है कि समटाइम्स वो दो प्रोसेसेस को या दो स्टेजेस को एक ही जगह पे उस तरह से मिक्स किया गया होता है कि स्टूडेंट्स डू गेट कंफ्यूज्ड। एंड समटाइम्स जो 6 कह रहे होते हैं दे हैव लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, जो 7 कह रहे होते हैं दे हैव। सो नियरली 7 या अबाउट 7 स्टेजेस या अराउंड 7 स्टेजेस कह के उस बात को सेफ तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। सेकंड थिंग, अगर तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर उस तरह से बन रहा है कि पहले और आखिरी स्टेज को मेंशन करने से आपका सेंटेंस खराब हो रहा है, you can drop it. You don't have to mention the name or you don't have to describe the first and the last stages. It is optional in order to make it more clear, थोड़ा सा और वाज़े बनाने के लिए। लेकिन अगर आपका सेंटेंस खराब हो रहा है, perfectly all right. Then जो आखिरी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड और आइटम्स इन्वॉल्व्ड, कि उस चीज को मैन्युफैक्चर करने में कितने एलिमेंट्स या आइटम्स इन्वॉल्व हैं, ये भी बिल्कुल नंबर ऑफ स्टेजेस की तरह है। अगर तो कंफ्यूजन है तो वहां पे आप अराउंड या अबाउट कहें, लेकिन अगर बिल्कुल ही कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि वो काउंट करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है, या वो क्लियरली डिस्प्ले नहीं हुआ मैप के ऊपर, और कंफ्यूजन है, तो यू कैन ड्रॉप इट। व्हाट यू कांट ड्रॉप इज द नंबर ऑफ स्टेजेस एंड स्टेप्स, क्योंकि कुछ तो बोलना है, एटलीस्ट वन सेंटेंस। सो बेटर इफ यू कुड टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम। लेकिन देखें कि अब अगर लेट्स से इफ देयर आर टू प्रोसेस डायग्राम्स, और लेट्स से इफ देयर इज अ प्रोसेस डायग्राम एंड अ साइकिल डायग्राम, और मे बी लेट्स से देयर आर टू साइकिल डायग्राम्स, ऐसी सूरत में अगर आप 3 सेंटेंसेस एक के लिए 3 दूसरे के लिए बनाएंगे तो बहुत ही बुरा ओवरव्यू बनेगा। वो ओवरव्यू रहेगा ही नहीं, वो तो डिटेल हो जाएगी। ओवरव्यू तो होता ही शॉर्ट है। सो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कोशिश करके तीनों चीजों को एक ही सेंटेंस के अंदर मर्ज करें, या फिर किसी न किसी एक्स्ट्रा चीज को ड्रॉप करें, और जिस सीक्वेंस में मैंने चीजें लिखी हैं उसी सीक्वेंस में इनकी इंपॉर्टेंस कम होती जाती है। स्टेजेस को ड्रॉप ना करें, और अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ड्रॉप करें।
और अगर और ज्यादा चीज कम करने की जरूरत पेश आए, सेंटेंस बहुत ज्यादा हो रहे हो, तो फर्स्ट और लास्ट नेम को भी ड्रॉप करें। मुमकिन है कि एक के अंदर एक प्रोसेस डायग्राम को डिस्क्राइब करते हुए आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताएं, दूसरे के साथ जब डिस्क्राइब कर रहे हैं, दूसरे को ओवरव्यू बता रहे हैं उसी पैराग्राफ के अंदर, तो मुमकिन है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना बताएं, स्टेजेस दोनों के बताएं, स्टेप्स दोनों के बताएं, मेंशनिंग नेम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप्स, तो एक के पहले और आखिरी स्टेज का नाम बताएं, दूसरे का नाम बताएं। लेकिन कुछ न कुछ वहां पे दोनों को कंपेयर करने के लिए सिमिलर होना चाहिए। अब वो सिमिलर नंबर ऑफ स्टेजेस और स्टेप्स हो सकते हैं। हाँ, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में क्लियर हैं तो वो फिर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इंस्ट्रक्शंस जब हमने देखे थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, तो दो ही काम बताए गए थे। नंबर 1, टू समराइज द इंफॉर्मेशन। नंबर 2, टू मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। तो ये कंपैरिजंस जो हैं ये बॉडी पैराग्राफ में भी होंगी और ओवरव्यू पैराग्राफ में भी होंगी। लेकिन मसला ये है कि बाकी सारे क्वेश्चन टाइप्स के अंदर बॉडी पैराग्राफ में कंपैरिजन हो सकती है, प्रोसेस डायग्राम में जो भी रिपोर्ट आप लिखेंगे या साइकिल डायग्राम में, उनमें कभी भी नेवर एवर कैन यू मेक एनी कंपैरिजंस इन द बॉडी पैराग्राफ्स। रीजन ये है कि अगर दो प्रोसेस डायग्राम्स आए तो यू कैन नॉट मिक्स देम अप। वजह उसकी ये है कि दोनों को अलग से उनका प्रोसेस डिस्क्राइब करना आता है, और इसमें मसला ये है कि एक बॉडी पैराग्राफ में आपका प्रोसेस ही कुछ और है, तो हाउ कैन यू कंपेयर इट टू अनदर। सो कंपैरिजन सिर्फ रहती ही इन्हीं बातों की है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे दो प्रोसेस डायग्राम्स आए हैं, एक में बताया गया है कि सोप कैसे बनता है, दूसरे में बताया गया कि सर्फ कैसे बनता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। अब उन दोनों के उस प्रोसेस में जब आप प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं बॉडी के अंदर, लिंक ही नहीं बनता, उन दोनों को इकट्ठा डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता। सो एक बॉडी पैराग्राफ में एक प्रोसेस, दूसरे में दूसरे को जब आप मेंशन करेंगे कि डिस्क्राइब करेंगे ऐसा ऐसा होता है, अब आपके पास कंपैरिजन के लिए वाहिद जगह रहती ही ओवरव्यू का पैराग्राफ है। सो इन्हीं चीजों के ऊपर कंपेयर किया जा सकता है। इस बात को ज़हन में रखें, पर्पस मालूम होना चाहिए हमें। जब पर्पस मालूम हो तो काम करना इजी होता है। सो पर्पस ये है कि क्वेश्चन का डिमांड है कि कंपैरिजन करनी है जहां पे रिलेवेंट हो, तो अब कंपैरिजन करनी पड़ेगी। अब जब कंपैरिजन करेंगे तो इंट्रोडक्शन में तो कोई कंपैरिजन होती नहीं, बॉडी पैराग्राफ में इस टाइप के अंदर गुंजाइश नहीं है, सो ओनली ओवरव्यू पैराग्राफ इज लेफ्ट। सो इसी वजह से इन चीजों के ऊपर हम उनको कंपेयर करते हैं। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप के अंदर जिसमें प्रोसेस डायग्राम है या साइकिल डायग्राम है, उसका ओवरव्यू इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहां पे कंपैरिजन की वाहिद जगह ही यही है। और अगर आप इस क्वेश्चन टाइप में देखें जहां पे टेबल्स और बार ग्राफ्स और लाइन ग्राफ्स और पाई चार्ट्स वगैरह होते हैं, उसके बॉडी पैराग्राफ के अंदर भी कंपैरिजन होती है, जैसे कि हमने कल भी थोड़ी सी बात डिस्कस की, और आगे जब बॉडी पैराग्राफ को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर भी ये बात डिस्कस होगी। सो इसलिए उसके ओवरव्यू के अंदर कंपैरिजन अपनी जगह पे होती जरूर है, लेकिन इट्स नॉट द ओनली पैराग्राफ के जहां पे हम करेंगे, इसलिए इट्स नॉट दैट क्रूशल। लेकिन यहां पे यही वाहिद ऑप्शन है कंपैरिजंस करने की। सो इन तीनों को अगर आप उसमें इन्वॉल्व कर सकें तो ब्रिलियंट। लेकिन अगेन, एक ही क्वेश्चन, एक ही टेस्ट को जब 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टूडेंट्स अलग अलग से अटेम्प्ट करते हैं तो वो सब सही आंसर्स अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। सो इट डजंट मैटर कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर एड्रेसिंग दीज 3 मेन पॉइंट्स, सही है। मुमकिन है कि आपने वोकैबुलरी डिफरेंट यूज की हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट यूज किया हो। यह भी पॉसिबल है कि आपने पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल सोप को बनाने के लिए कितने डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए, लेट्स से ये वाला एलिमेंट, वो वाला एलिमेंट, वो वाला एलिमेंट। एलिमेंट से यहां पे मुराद नॉट नेसेसरीली एलिमेंट्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल इन केमिस्ट्री। यहां पे कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए भी आपको ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल
लेट्स से ब्रिक्स बनाने के लिए यू नीड सीमेंट एंड वाटर व्हिच इज अ कंपाउंड, अ केमिकल कंपाउंड। तो एलिमेंट या आइटम से मुराद है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सैंपल्स में जाके शायद और थोड़ा सा वाज़ेह हो, होपफुली। अच्छा, लास्ट वन इज मैप्स। बहुत ही इजी है मैप्स का जो भी क्वेश्चन होता है। उसकी वजह ये है कि इसमें ऑलरेडी जो है ना कंपैरिजंस हो चुकी होती हैं बॉडी पैराग्राफ के अंदर भी। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसमें हम एक चीज देखते हैं जो और ज्यादा जनरल अल्फाज में जिसको कहते हैं ना कि अब जैसे हम कहते हैं ओवरव्यू लिखना है, तो बस इसके ना आपने ये देखना है क्योंकि मैप एक ही जगह या एक ही कंट्री या सिटी या टाउन का होता है, इवन इफ देयर आर टू ऑफ देम, डिफरेंट टाइमिंग होती है। सो आपने ये देखना है कि चेंज क्या आई है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज वी आर वी टॉकिंग अबाउट। क्या वो जो भी मैप है वो 2000 से 2020 तक का जो अरसा है, 2000 में वो टाउन था, अब वो सिटी बना है, स्मॉल सिटी था, मॉडर्न सिटी बना है, बिग सिटी बना है, या फिर वो कोई सिटी थी 1950 में, अब रूइंस में कन्वर्ट हुई है, या फॉर एग्जांपल इट वाज अ स्कूल जो अभी एक क्लब में चेंज हुआ है, या मुमकिन है कि किसी लेट्स से कि लाइब्रेरी को किसी सिनेमा में चेंज किया गया, तो उसके रूम्स में उस किस तरह की चेंजिंग आई। तो अभी ओवरऑल चेंज का मुराद ये हमने ये तफसील नहीं बतानी ओवर के अंदर कि इतने सॉरी इतने फीट का कमरा था वो अभी इतने मीटर्स में बदल गया, या इस कलर का गेट था वो उस कलर में आ गया, ये नहीं बताना, तफसील नहीं बतानी। सो ये देखना है कि कोई लाइब्रेरी किसी स्कूल में बदली है, कोई टाउन सिटी में बदला है, कोई हॉस्पिटल किसी लेट्स से मार्केट में बदली है, कोई पार्क किसी ग्राउंड में बदला है, कोई फॉरेस्ट किसी प्लेग्राउंड में बदला है। एक ये मेन चेंज ये देखना है। इसके अंदर जो सपोर्टिंग आइडियाज हो सकते हैं कि क्या क्या, तो आप ये देखिए। इसको मैं प्लस नहीं कहूंगा बल्कि इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगा क्योंकि उसी ओवरऑल चेंज की ही एक्सटेंशन है। तो आपने ये चीज देखनी है कि किस किस्म की फैसिलिटीज पहले अवेलेबल थी और अब किस किस्म की हैं, यानी चेंज इसमें देखना है। और नंबर भी कि पहले कम फैसिलिटीज थी अब ज्यादा है। अच्छा, ये भी देखना है कि जो टाइप ऑफ फैसिलिटी से मुराद क्या, मुमकिन है कि पहले वहां पे फैसिलिटीज जो हैं वो हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, अब ज्यादा हैं। मुमकिन है कि 3-4 हॉस्पिटल्स अलग अलग तरह की बनी हो, मुमकिन है कि 3-4 कॉलेजेस बने हो, तो वो टाइप ऑफ फैसिलिटी बदल रही है, कैटेगरी बदल रही है उसकी। अच्छा, तो नंबर ऑफ अच्छा फैसिलिटीज से जब हम कह रहे हैं तो इसमें एक्चुअली वो फैसिलिटी बिल्डिंग्स की ही फॉर्म में हो सकती है किसी न किसी तरह में। अच्छा, दूसरी जो चीज आपने देखनी है, बल्कि मैं इसी क्योंकि वो एक्सटेंशन है तो इसी में ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैप है, क्या इसने बहुत सारी अपनी जो की फीचर्स थी वो उसने लॉस तो नहीं की, फॉर एग्जाम्पल लूज तो नहीं की। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वहां पे पहले एक बड़ा स्विमिंग पूल था उस मैप के अंदर और अब वो नहीं है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वहां पे कोई बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, जंगल, अब नहीं है।
या मुमकिन है कि वहां पे पहले कोई ट्रीज नहीं थे, अब ट्रीज हैं। तो ये भी एक सेंटेंस का जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए उसको मेंशन करेंगे। You, of course, you cannot count the number of trees usually, लेकिन आप कहेंगे कि with more trees या with more greenery, ठीक है। अच्छा, इस तरह की चीजें। तो जो फोकस आपने रखना है वो यहां रखना है। अल्फाज कम पड़ जाएं तो लॉस एंड एडिशन के ऊपर भी जाएं। अभी मैं सैंपल्स में जाने लगा हूं, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू गाइस, सवाल क्या है। बल्कि अगर 1 मिनट रुकिएगा, मैं 30 सेकंड्स बाद में आता हूं, फिर पूछूंगा, तब तक सोचें। All right, yes. So, what questions could you think of? Anwar Rashid on hold. सर Yes, Tesina. ओवरव्यू में कोई वर्ड्स की कोई लिमिट है, कितने हो सकते हैं, कोई रेंज कितने मतलब होने चाहिए? हाँ, सेंटेंसेस तो 1 से 2। बिल्कुल। आपके जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं ये होने चाहिए 25 to 40. It should be the range. हाँ, ये अच्छा पॉइंट याद दिलाया, मैं भूल गया था ये मेंशन करना। सर एक और क्वेश्चन है। सर ये जो प्रोसेस डायग्राम होती है, इसका इंट्रो लिखते हुए वर्ड्स तो उतने पूरे ही नहीं होते। देखिए, मुमकिन है कि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन देखा हो जिसमें वर्ड्स कम पड़ गए हों, मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन में वर्ड कम हो गए हों। इट्स ऑल राइट, अगर कम कोई हो एक्सेप्शनल ऐसी केस हो, 19 से मिसाल के तौर 20 से 10 कम हो सकते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। अच्छा, ओके। कौन से क्वेश्चन में ऐसा हुआ है? सर वो प्रोसेस वाला एक था, वो जो कल आपने दिए थे ना क्वेश्चन, जो 4 थे। हाँ, ये हो सकता है कि इसलिए ऐसा हो क्योंकि उसमें नॉर्मली टाइम नहीं होता और उसमें लोकेशन नहीं होती, क्योंकि प्रोसेस डायग्राम में। लेकिन इफ यू थिंक कि जो आपके बॉडी पैराग्राफ और ओवरव्यू हैं उनके अंदर आप उन वर्ड्स की कमी को पूरा कर पाएं तो इट्स ऑल राइट, मतलब इट्स नॉट अ बिग इशू। नो एग्जामिनर काउंट्स द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड डिडक्ट्स योर मार्क्स, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, वो असल में होता ये है कि वो वर्ड्स काउंट किस तरह से करते हैं। देखें, जो मैं आपको रेंज बताता हूँ ना, वो भी एक जनरल, एक जिसको कहता है ना कि एक जनरल आइडिया है, जनरलाइज करके बता रहे होते हैं, क्योंकि कभी आईएलटीएस ने कोई रूल सेट नहीं किया। लेकिन एक जिसको कहता है ना कि ट्रेंड ये है कि आपके बॉडी पैराग्राफ्स जो हैं वो ज़्यादा लेंथी और हैवियर होने चाहिए, और इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू दे शुड बी कंपैरेटिवली शॉर्टर। बस ये असल फॉर्मूला है। सो नंबर ऑफ वर्ड्स का जो मैं रेंज बता रहा होता हूं वो भी एक आइडियल सिचुएशन की बात है। आई होप यू आर गेटिंग इट, बट देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर इट। ठीक है? यस सर। पर इस वक्त मेरे पास ये हार्ड फॉर्म में ब्रिटिश काउंसिल की जो रिपोर्ट राइटिंग की बुक है
वो मेरे सामने। इसके अंदर जो सैंपल्स हैं, अगर मैं आपको एक किसी सैंपल की इंट्रो के वर्ड्स काउंट करके बता सकूं। अच्छा, एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेता हूं। द टू मैप्स ऑफ जेम्सी आइलैंड in 1950 and now clearly show that the island has undergone a complete transformation. ये एक 20 words का सेंटेंस है। इसी तरह the table gives information on the market share of the home security manufacturers for 2 consecutive years, 2016 and 2017. ये भी 20 words का इंट्रोडक्शन है एंड ये स्टैंडर्ड की बुक्स हैं। और इसके अंदर मैं ऐसे भी इंट्रोडक्शंस देख रहा हूँ जिनमें 30 वर्ड्स भी हैं। सो दैट्स परफेक्टली ऑलराइट, इट्स नॉट अ बिग इशू एज लॉन्ग एज यू आर एड्रेसिंग द रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट, व्हेन, वेयर, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, सो डोंट वरी इफ यू कुडंट मेक 25 और प्लस। बल्कि मेरा ख्याल है मैंने कल भी ये कहा था कि इट्स ऑल राइट, अगर कोई 24 23 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सो 19 20 इट्स फाइन टू। राइट सर। लेकिन कोशिश करें कि अगर ऐसा ना हो तो अच्छा, लेकिन इफ इट्स अनअवॉइडेबल तो कोई मसला नहीं। ओके सर। ओके, नाउ अच्छा चलें, मीनवाइल लेट मी शो यू कि आंसर शीट कैसा होता है, फिर मैं सैंपल्स पे जाता हूँ। सो ये आपके आईएलटीएस का आंसर शीट है। सो इसमें देखेंगे ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी दोनों के जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल इट यार, लोगोस, आइकन्स कहूँगा, लोगोस, या लोगोस दोनों के हैं। और ये जो थर्ड वन है, ये कैम्ब्रिज की जो ईसोल एग्जामिनेशंस का जो लोगो है वो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों का, ये उसके अंडर में काम करते हैं। सो आईडीपी जो आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस, जिसको हम कहते हैं एईओ, वो भी इन्हीं की ही अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे होते हैं। सो आईडीपी और एईओ दे आर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ब्रिटिश काउंसिल अलग है। तो ये तीनों एक्चुअली आईएलटीएस के पार्टनर्स हैं। सो आप जिस भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के साथ जाएंगे, ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी, एईओ, उन सब में आंसर शीट यही आएगा। शुरू वाली बातें तो खैर कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये तो खैर है। तो आप अगर एकेडमिक के हैं तो आप इस बॉक्स में टिक करेंगे जिसमें एकेडमिक लिखा हुआ है, अदरवाइज आप जनरल ट्रेनिंग वाले में टिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ हाफ ऑफ द पेज इज ऑलरेडी कंज्यूम्ड। और फिर टास्क वन ऑलरेडी हेडिंग लगाई हुई, आपने यहीं से आंसर शुरू करना है पहली लाइन से, और यू डोंट हैव टू प्रोवाइड एनी हेडिंग्स। तो सो हाफ पेज यहाँ पे है और फिर एक फुल पेज है, पेज नंबर 2। सो यूं समझिए कि 1.5 पेजेस आपको दिए गए हैं टास्क 1 के लिए। ठीक, अच्छा, ये जो पेपर एंड पे बेस्ड है? हाँ, यू कैन गो फॉर कंप्यूटर डिलीवर्ड एज वेल, इट्स ऑलराइट। हाँ, ये पेपर बेस्ड दिखा रहे हैं ना आप? ऑफ और कोर्स, दोनों का फॉर्मेट और लेआउट सेम होता है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सही है। और So उसमें one- सिर्फ इतना होता है कि जो सीडी आइल्स है उसमें वर्ड काउंट जो है वो साथ में यहाँ नीचे ना डिस्प्ले हो रहे होते हैं। बस इतना फायदा है, बाकी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं पता चल रही होती, बिकॉज वो एमएस वर्ड की बजाय वो किसी को अपने सॉफ्टवेयर में ही लिखवा रहे होते हैं। बल्कि अगली क्लासेस में मैं गूगल क्रोम में वो भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैसे करना होता है। सर वन लाइन की जी, स्पेस नहीं, सॉरी, मतलब इंट्रो एंड बॉडी पैराग्राफ में वन लाइन छोड़नी है, एक लाइन स्पेसिंग देनी है। हाँ, One line. मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी पैराग्राफ, नॉट ओनली द इंट्रोडक्शन एंड बॉडी, कोई भी जी। पैराग्राफ जब खत्म हो तो ड्रॉप वन लाइन, लीव वन Okay. लाइन एंड फिर अगली लाइन से शुरू करें। ओके। और अभी क्योंकि पीडीएफ में मैं टाइप नहीं कर पाता, मैं आंसर शीट से दिखाऊंगा आपको। अच्छा, अब देखें, वंस यू आर डन विद टास्क 1, अब टास्क 2 के लिए 2 फुल पेजेस आपके पास होंगे। ये टास्क 2 शुरू हो रहा है, यहाँ पे आपने कोई हेडिंग नहीं देनी, एग्जामिनर को पता है कि यहाँ पे ऐसे शुरू होना है। तो अब ये फुल पेज है एंड देन पेज नंबर 4। सो क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स भी इसमें 250 होते हैं तो 2 पेजेस हैं,
और पहले वाले में क्योंकि 150 है, सो कम वर्ड्स हैं, सो 1.5 पेजेस। अच्छा, अब हर टास्क के एंड पे ये आप देखेंगे एग्जामिनर 2, एग्जामिनर 1, सो आपका जो भी राइटिंग का टेस्ट है वो 2 एग्जामिनर्स चेक कर रहे होते हैं और हर टास्क के लिए अलग है। देखिए टास्क 1 यानी रिपोर्ट के एंड पे ये आपका पेपर जो है इसके अंदर ही यहीं पे मार्किंग होगी। टास्क अचीवमेंट पहला असेसमेंट फीचर है, मैं इसके ऊपर आफ्टर कंप्लीटिंग रिपोर्ट बात करूंगा। फिर कोहेरेंस एंड कोहेजन के लिए, लेक्सिकल रिसोर्स के लिए, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के लिए। सो 9 बैंड स्कोर से हर असेसमेंट फीचर के अलग 9 में से बैंड स्कोर मिलेंगे। लेट्स से 7, 8, 6, 5 और उसका एवरेज निकलेगा। सो एक एग्जामिनर ने आपको लेट्स से 7 दिए, दूसरे ने आपको दिए 6, तो एवरेज निकलेगा 6.5। और कुछ चीजें जिनके ऊपर कुछ मार्क्स कट सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। अंडर लेंथ, अगर तो अंडर लेंथ है यानी कि 150 से कम है या 250 से कम होंगे अगर ऐसे में, तो उसके लिए यहाँ पे एग्जामिनर मार्क्स आपके काट सकते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स लिखेगा कितने हैं और पेनल्टी उसने कितनी लगाई, तो यहाँ पे अंडर लेंथ में वो टिक करेगा। नंबर ऑफ वर्ड्स लिखेगा कि आपने 130 वर्ड्स लिखे हैं, तो वो पेनल्टी कितनी लगा रहा है, -0.5 लगा रहा है, -1 लगा रहा है, वो पेनल्टी लिखेगा यहाँ पे। अच्छा, ऑफ टॉपिक मतलब कि इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर आए, यानी जो बातें डिमांड में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ओपिनियन की मैंने कल बात की कि you shouldn't give your opinion when it comes to a report, although there are sample answers कि जिसके अंदर टीचर्स भी लिख देते हैं। आप मुख्तलिफ वेबसाइट में देखें, बुक्स में देखें, कभी 1-2 जगह पे गलती से टीचर्स भी एक फ्लो में, क्योंकि हर इंसान हर वक्त एक आइडियल माइंड स्टेट में नहीं होता। सो ऐसी सिचुएशन में इंसान से गलती हो सकती है। तो सैंपल्स भी अगर पढ़ रहे हैं किसी भी बुक से कहीं से भी, तो उसमें भी देखें कहीं किसी का पर्सनल ओपिनियन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट चीज है मेमोराइज्ड। अब ये बात तब शुरू हुई व्हेन एग्जामिनर्स गो टू नो, रादर आईएलटीएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो जब उनको मालूम हुआ कि पेपर्स लीक भी हो रहे थे एक टाइम में, ऑल्दो अब नहीं हो रहे हैं लकीली या अनलकीली। सो उसमें ये होता था कि स्टूडेंट्स को लेट्स से एग्जाम से लाइक 4-5 आवर्स पहले पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं और वो बाहर पे, अब ये तो हो नहीं सकता था यहाँ से शीट लेके जाएं जैसे कि सरगोदा बोर्ड में होता है। सो वो उसमें आंसर को मेमोराइज कर लेते थे, किसी टीचर ने लिख लिया और वो रट लिया और अंदर जाके लिख लिया। उसमें मेमोराइज्ड आंसर टीचर को या एग्जामिनर को जो पेपर चेक करे उसको ऐसे पता चलता है कि एक स्टूडेंट जो है वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी जुमले लिख रहा है लेकिन बीच में उस किस्म के ब्लंडर्स कर रहा है जो बहुत ही चाइल्डिश हो, तो वो डिफरेंस पता चल जाता है। और फिर उसी तरह मुमकिन है कि किसी ने ऐसे का क्वेश्चन पा लिया हो, वहाँ पे तो उसने आंसर कमाल का लिखा है लेकिन रिपोर्ट में बहुत ही बोंगी इंग्लिश है, सो वो डिफरेंस क्लियरली पता चल रहा होता है। और दूसरी इसकी रीजन ये है कि समटाइम्स टेम्पलेट्स यूज होते हैं जो रिपोर्ट में तो इतने इजीली नहीं डेवलप किए जाते, लेकिन एसेस के लिए आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं इधर उधर। वो टेम्पलेट्स, स्टूडेंट्स उन टेम्पलेट्स को रट लेते हैं। प्रॉब्लम ये है वो टेम्पलेट एक्चुअली होता है आपको आइडिया देने के लिए कि सेंटेंस ऐसा होना चाहिए। सैंपल आंसर्स की नहीं बात करूं मैं, टेम्पलेट की। मैं टेम्पलेट्स आपको ऐसे में शो करूंगा कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं, कि उसमें एक आंसर लिखा हुआ है बस बीच में थोड़े से ब्लैंक्स रखे गए हैं, वो ब्लैंक्स आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फिल करते हैं। समटाइम्स वो परफेक्टली मैच नहीं आ रहा होता उस क्वेश्चन के डिमांड्स के हिसाब से और पता चल रहा होता है, सो वो भी मेमोराइज्ड आंसर की फॉर्म में होगा और उसके ऊपर भी डिडक्शन होती है मार्क्स की। देन एलिजिबल का मतलब है ना समझ में आने वाली चीज। यहाँ पे हैंड राइटिंग की बात हो रही है, आंसर की नहीं। सो एलिजिबल हैंड राइटिंग, तो अगर तो आपका आंसर जो है वो हैंड राइटिंग सही नहीं है उसकी, तो उसके ऊपर भी -0.5 हो सकते हैं। सो कोशिश करें कि अगर तो आप पेपर बेस्ड आइल्स अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हैंड राइटिंग आपकी अच्छी हो, कम से कम अंडरस्टैंडेबल हो। मतलब बहुत ज़्यादा उसको डेकोरेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्राई टू अवॉइड कर्सिव राइटिंग स्टाइल एज वेल। जो हम स्कूल्स में, अगर आपको याद हो कि हैंड राइटिंग खूबसूरत बनाने के लिए कर्सिव राइटिंग होती थी, लेकिन कर्सिव राइटिंग का जो सबसे बड़ा इशू है
वो F और T और Y और G वगैरह में है, उसमें पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे F है कहाँ पे T है। तो उसके अलावा भी वो क्योंकि सब कुछ लिंक्ड होता है एक दूसरे के साथ, तो वो लेटर्स क्लियरली डिस्टिंक्टली नहीं पता चल रहे थे। तो कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा क्लियरली लिख लें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आई शुड टेल यू। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर कुछ और है नहीं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सैंपल आंसर्स। अच्छा, सो नाउ ये उन्हीं सैंपल्स से मैं कहानी को लिंक करूंगा जहां से हमने कल बात की थी। सैंपल्स मैंने आपको और भी भेजे हैं, लेकिन सबको डिस्कस करना मुश्किल होगा, तो यहाँ पे इस फाइल के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी टाइप्स मिलेंगी। अच्छा, अब देखें ओवरऑल ट्रेंड की बात हो रही है। ये आपके सामने एक लाइन ग्राफ है। अभी अगर आप में से किसी ने नोट्स बनाए हैं या किसी को याद है तो मुझे ये बताएं कि ये कौन सा टाइप है और इसमें ओवरव्यू में लिखना क्या है। टाइप मतलब जो हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था अपने ओवरव्यू पैराग्राफ के लिए। फॉर एग्जांपल मैप्स वालों के अंदर है, या प्रोसेस डायग्राम है, या फिर न्यूमेरिक्स वालों में, जिसमें लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स वगैरह। ऑफ कोर्स दिस इज द ये लाइन ग्राफ का लाइन ग्राफ मेन है। ट्रेंड हाँ, लाइन ग्राफ। अवेलेबल है, तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट है। गुड, यस, ऐसा ही है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइम लाइन अवेलेबल है, यानी ईयर 2000 से लेकर 2010 तक, जैसे वजीह ने बताया कि एक टाइम लाइन अवेलेबल है। सो इसके अंदर मेन ट्रेंड आएगा। अब मेन ट्रेंड तो इसमें आएगा, लेकिन दूसरी जो चीज हमने डिस्कस की है वो है मैक्सिमम और मिनिमम। तो जहां पे मेन ट्रेंड लिख लिया, वहां पे मैक्सिमम एंड मिनिमम्स आर नॉट इसेंशियल बट दे आर ऑप्शनल। सो अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम को, यानी हाईएस्ट एंड लोवेस्ट को लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नॉट मैंडेटरी। अब यहां पे ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे कोई टाइम लाइन अवेलेबल ना होता तो फिर मैक्सिमम्स और मिनिमम्स ही इंपॉर्टेंट होते। अच्छा, देखें बॉडी पैराग्राफ के अंदर जब हम जाएंगे ना, तो हम बताएंगे कि यहां से यहां तक क्या हो रहा है, फिर यहां से यहां तक क्या हो रहा है, फिर ये क्या हो रहा है। हम उसको काफी डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर। इसी तरह फिर हम यहाँ को अलग से डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट है, फिर फ्लक्चुएशन के साथ इंक्रीज है। वो तफसील होगी बॉडी पैराग्राफ की। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं ओवरऑल ट्रेंड, जैसे हमने या मेन ट्रेंड की जो हमने बात की ओवरव्यू पैराग्राफ्स के लिए, तो उसमें बस जो की फीचर्स हैं, जो सिग्निफिकेंट, जो सबसे प्रोमिनेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आइडिया आपके सामने हो। अब देखें यहां पे आपको 3 एलिमेंट्स या 3 एंट्रीज मिलेंगी। बर्नीज बंस जो कि ग्रीन है, लवली लोव्स जो कि ब्लू में है, एंड रोबीज बेकरी जो कि रेड में है। अच्छा, अब हमें ये तो पता चला कि ये 3 क्या है। और अगर यहां पे देखा जाए तो वाई एक्सिस में ईयरली इनकम है। सो ईयरली इनकम वाई एक्सिस में है नंबर्स की फॉर्म में। तो इससे पता चल रहा है कि किसकी इनकम ज़्यादा है, किसकी कम है। और ये आपका टाइम लाइन है, तो ये आपका ट्रेंड बताएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड में ट्रेंड ये होगा कि कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है और कौन सी डिक्रीज हो रही है। ये होता है ट्रेंड। Okay, surprise, surprise, surprise. We've got Abdul Muiz Sahab. How are you? Alhamdulillah, sir, I'm good. Where have you been, man? Where on earth? क्या सीन है, किधर गायब हो बच्चे? सर एक्चुअली रमज़ान था और
स्पीकिंग का जो था ऑलमोस्ट कंप्लीट ही था एंड जो राइटिंग अब स्टार्ट हुआ है तो ऑलमोस्ट मेरा डन है वो बिकॉज ऑन कैंपस में ले चुका हूँ ये मॉड्यूल दैट्स व्हाई अपेयर नहीं हो रहा था मैं बट सर जो रिकॉर्डिंग्स थी वो सारी मैं ऑलमोस्ट कर चुका हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स देखते जा रहे थे बीच में? यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा, तो फिर और वहीं से रिकॉर्डिंग्स जो में है मैं आपने नोट्स भी जी जी वहीं से नोट्स भी प्रिपेयर करता जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे मैंने आज आपका कमेंट पढ़ा तो था अभी जो आपने थोड़ी देर पहले पोस्ट किया था, लेकिन मैं एक्चुअली जिस दिन आपने वो तरावी वाली बात की थी, नेक्स्ट डे आई वाज ऑनलाइन एट 12:30। सर आपका जो टेक्स्ट आया हुआ था सर उस आपने पोस्ट किया हुआ था उसकी वजह से मुझे लगा कि शायद नहीं हो सकेगी अरेंज क्लास कोई भी तो दैट्स व्हाई दोबारा मैंने चेक भी नहीं किया था। मैंने क्या पोस्ट किया था मुझे याद नहीं आ रहा। सर सर आपने पोस्ट किया हुआ था कि चूज वन, तरावी और आयर्स। नो 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 सर। मैंने किसी एक दिन के बारे में कहा होगा कि कल मैं क्लास मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, अगले दिन Yes, sir. देखेंगे Yes, सब। sir. हाँ Sir, you said, dear Abdul Moiz Naik, an online arts class. I should not be able to conduct the class at 12:30 today. However, we shall arrange a makeup class later. Please bear with me. सो यू डिडंट बेयर विद मी देन, तो वो अगले दिन होनी थी ना। Yes, sir. चलें कोई लेकिन नहीं, खैर है। yes, sir. चलो चलें, इफ यू हैव बीन वाचिंग रिकॉर्डिंग्स तो ठीक है। अच्छा चलें, मैंने सोचा आपसे ही बात कर लेते हैं। अच्छा सो Thank you, नाउ sir. प्लेजर। अच्छा सो अभी हम बात कर रहे थे अबाउट ट्रेंड्स। तो देखें कि यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो एनुअल अर्निंग्स ऑफ 3 बेकरीज इन लंदन, ओके, ये हैं ईयरली इनकम यानी एनुअल अर्निंग्स। तो अब देखेंगे कि भाई इंक्रीज पे कौन है, पहले इंक्रीज को देखेंगे। सो आप भी बताएं कि कौन से ऐसे यहाँ पे कौन सी सेल्स हैं कि जो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही हैं। Robbie's Bernie Bakery buns, is showing Robbie's Bakery. So there are two bakeries की जिनकी जो yearly income है that has shown an increasing trend. So दो चीजें तो हमें पता चल गई कि ये increasing है. So the other one, Lovely Loaves जो है वो एक decreasing trend शो कर रही है. अब सिर्फ यही बताना है, इसी को तो ओवरव्यू कहते हैं, इसी को तो हेलीकॉप्टर व्यू कहते हैं, बिगर पिक्चर। सो डिटेल ना बताना, ये मत बताना कि वो 20,000 से शुरू होके 60,000 क्रॉस कर गई या 80,000 से ड्रॉप होके 40,000 में, वो नंबर्स नहीं बताने, बस सिर्फ ये बताना है कि ट्रेंड क्या है, बस इतना काफी है, यही ओवरव्यू है। सो अजीब लगता होगा लेकिन इट इज व्हाट इट इज। सो देखें कि इन लोगों ने क्या लिखा है। इन जनरल ओके, मोइज जब आप आ ही गए तो यार रीड कर लो इसको। Sorry, sir. ये पैराग्राफ जरा रीड करना, सेकंड वाला। In journal, it can be seen that the trend for the annual income of Robbie's Bakery and Bernie's Buns was upward, while there was a downward trend in the yearly earning of the Lovely Loaves. 32 वर्ड्स हो गए इसमें, जस्ट वन सेंटेंस, जस्ट वन। और ये सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, कौन बताएगा? Sir, it's simple. complex है. Sorry. Sir, complex. वो कौन सा वर्ड है जो इसको कॉम्प्लेक्स बना रहा है? Sir, however. No. देयर इज नो हाउएवर है, और हाउएवर तो वैसे भी कंजंक्टिव एडवर्ब होता है ना, वो तो उससे तो वैसे भी वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। While
while, हाँ, because Yes, ये sir. है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, उसके अलावा इसमें that भी है, वो भी उसको कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और जो इसमें एंड है वो उसको कंपाउंड नहीं बना रहा, क्योंकि वो एंड सिर्फ दो नाउन्स को ज्वाइन करवा रहा है, दो सेंटेंसेस को नहीं। सो इट्स प्योरली ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर ये एंड अगर दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा होता तो भी ठीक था, क्योंकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तो और अच्छी फॉर्मेट है सेंटेंस बनाने का, अच्छा तरीका है। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और देखें कि एक ही सेंटेंस है लेकिन कॉम्प्लेक्स है। यही होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ज्यादा हों। देखें इस एक ही पैराग्राफ है और उसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया। सो अब यहाँ पे ये होगा कि कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि जो सेंटेंस है वो इस तरह से बने होंगे कि इट कैन बी सीन दैट द ट्रेंड फॉर द एनुअल इनकम ऑफ रुपीज बेकरी एंड बर्नीज बन वाज अपवर्ड। वहां पे लगाएंगे फुल स्टॉप और उसके बाद लिखेंगे हाउएवर कॉमा देयर वाज अ डाउनवर्ड ट्रेंड। मतलब ठीक है अपनी जगह पे, अगर आप उसको दो सेंटेंसेस में डिवाइड करना चाहें तो इट्स फाइन, क्योंकि दैट जो है वो इसको ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बना रहा है। लेकिन अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए अगर आप दो कंजंक्शंस यूज करते हैं तो इट्स फाइन, अच्छी बात है, यही होना चाहिए। प्लस ये कि चले हमने ये तो देख लिया कि इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो है। अब मुझे बताएं आपके इसमें कहां कहां पे पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है। पैसिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन का सिंपल तरीका ये है कि मेन वर्ब होता है उसका किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म। सो आइडेंटिफाई करें जरा। It can be seen It can be if seen. there was a हाँ, friend. यस यस। सो वो इट कैन बी सीन जो है ये वाला स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में है। सो वैरायटी भी है इसके अंदर। बाकी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, जैसे द ट्रेंड फॉर द एनुअल इनकम ऑफ रोबीज बेकरी एंड बर्नीज बन्स वाज अपवर्ड। यहाँ पे दैट से लेकर बन्स तक का जो सेंटेंस है इसको अगर आप इट कहें मिसाल के तौर पे, इट वाज अपवर्ड, ये है एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस का। इट कैन बी सीन एक सेंटेंस पैसिव वॉइस। व्हाइल के बाद देयर वाज अ डाउनवर्ड ट्रेंड, वंस अगेन एक्टिव वॉइस, क्योंकि मेन वर्ब यहां इन दोनों में वॉज है। सो ये एक सेंटेंस हो गया, एक ओवरव्यू पैराग्राफ। अब अगर आप यहां चाहें तो आप मैक्सिमम्स और मिनिमम्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राइटर ने एक पर्पस की वजह से, खास वजह से अवॉइड किया है मैक्सिमम और मिनिमम को मेंशन करने से। अवॉइड करने की वजह ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ये काउंट करने में कि ओवरऑल किसकी सेल्स ज्यादा हुई हैं। ये बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा क्लियरली पता नहीं चल रहा। अब आपको बैठ के काउंट करना पड़ेगा कि लवली लोव्स 80,000, 90,000, इतने थाउजेंड, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये इसेंशियल इंफॉर्मेशन भी नहीं है जब ट्रेंड अवेलेबल हो। सो स्मार्ट वर्क ये है कि ड्रॉप इट। अगर तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा होता, लेट्स से कि अगर लवली लोव शुरू से आखिर तक या मैक्सिमम टाइम तक अगर वो हाईएस्ट फिगर होता तो इजीली अंडरस्टैंडेबल बात थी, आसानी से समझ आ सकती थी कि अच्छा यार यही हाईएस्ट है तो उसको मेंशन किया जाता। अब क्योंकि ऐसा नहीं है, सो ये बिगर पिक्चर का हिस्सा नहीं है। इट्स नॉट ए क्लियर इंफॉर्मेशन। हेलीकॉप्टर व्यू में इतनी डिटेल पता नहीं होती। सो जो क्लियरली मालूम नहीं है उसके ऊपर टाइम न लगाएं ओवरव्यू के अंदर। सो सिर्फ ट्रेंड बता दिया, ब्रिलियंट। ओके, ओके, अनदर वन। यहां पे ये भी एक्चुअली क्योंकि बार ग्राफ है तो बिल्कुल उसी टाइप में है जिसके अंदर हम या तो मेन ट्रेंड्स बताते हैं या मैक्सिमम्स और मिनिमम्स बताते हैं, यानी मोस्ट पॉपुलर एंड लीस्ट पॉपुलर, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट।
अब इसमें कोई ट्रेंड बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? ट्रेंड से मुराद जाहिर है कि नॉर्मल अल्फाज में जब ट्रेंड होता है तो वो अलग अलग किस्म के ट्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जब हम रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ट्रेंड का वर्ड यूज करते हैं, वी मीन कि वो टाइम के लिहाज से, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, उसको हम ट्रेंड कह रहे होते हैं। सो यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है या नहीं? टाइमलाइन तो इधर मिसिंग है हमारे पास। हाँ, सो आइटम्स के हम names वो एग्जैक्टली देखिए ना, एक्स एक्सिस पे वहां पे सिर्फ आइटम्स के नेम्स आ रहे हैं। सो हम यहाँ पे वो उस ट्रेंड को मेंशन नहीं कर सकते कि कौन सी चीज इंक्रीज हुई है और कौन सी डिक्रीज हुई है। जैसे अभी हमने पिछले में इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड की, अपवर्ड ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड की बात की थी। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइमलाइन नहीं है। सो अब यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन वो जो था कि मैक्सिमम और मिनिमम या हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, उसकी बात होगी अभी। सो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं ज्यादा जब ऐसी सिचुएशन आए कि आप हाईएस्ट और लोवेस्ट लिखने हो। अब देखिए, आपका पर्सपेक्टिव, हर स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव अलग होगा। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट ये कहेगा कि भाई मैंने ये देखना है कि सबसे ज्यादा यानी मोस्ट पॉपुलर एलिमेंट कौन सा है, क्या डोनट्स हैं या कुकीज हैं। तो वो फिर ये देखने के बाद फिर वो लोवेस्ट को देखेगा। पहले वो देखेगा कि लवली लोव्स के लिए हाईएस्ट कौन सा है, बर्नीज बंस के लिए हाईएस्ट कौन सा है, लवली लोव्स के लिए लोवेस्ट कौन सा है, बर्नीज बंस के लिए। अच्छा, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट दोनों के लिए देख लेगा। एक तो ये एंगल है देखने का चीजों को। सेकंडली वो है कि ओवरऑल सेल्स किसकी ज्यादा हुई हैं, क्या लवली लोव्स लीडिंग है ओवरऑल या बर्नीज बंस की सेल्स ज्यादा हुई हैं। तो आप चाहें तो दोनों में से एक बताएं, लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा क्लियरली उसको मेंशन करना चाहते हो तो दोनों बताएं। और अगर मैं जब आपको असेसमेंट फीचर्स शो करूंगा तो आप देखेंगे, अब मैं फिलहाल नहीं करने लगा, मैं आफ्टर कंप्लीटिंग रिपोर्ट राइटिंग, तो उसमें आप देखेंगे कि जो 6 बैंड स्कोर के आगे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें है कि प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू, और 7 में लिखा होगा क्लियर ओवरव्यू, यानी जिसमें बहुत ही वाज़े तौर पे मेन बातें पता हो। यहाँ पे ये बताना मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान, बगैर किसी डिटेल में जाए कोई ऐसे देख के बता सकता है कि बर्नीज बंस की सेल ज्यादा हुई है, हेलीकॉप्टर व्यू के जरिए बता सकता है, इसलिए वो चीज यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए। अच्छा, सेकेंडली ऑफ कोर्स हाईएस्ट और लोवेस्ट की बात भी हो रही है। अच्छा, अब अगर सैंपल्स आप पढ़ेंगे, जैसे इसी क्वेश्चन के आप अलग अलग सैंपल्स पढ़ लें, जैसे एक सैंपल इस फाइल में है, इसी क्वेश्चन के डिफरेंट फाइल्स के अंदर इसी के अलग अलग आंसर्स जगह जगह अवेलेबल हैं। कुछ बुक्स मैंने आपके साथ शेयर भी की हैं, उनके अंदर भी होंगे। अब हर जगह पे ओवरव्यू अलग तरह से लिखा है। सो अब उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने एक रूल सेट किया है। वो रूल क्या है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट की हम बात करेंगे, मोस्ट पॉपुलर की हम बात करेंगे, चाहे कोई और करे या ना करे, किसी और सैंपल में ऐसा हो या ना हो। इसलिए उस उसूल को ज़हन में रखें जो मैंने बताया। अच्छा, अब देखें, हाईएस्ट जो सोल्ड आइटम है लवली लोव्स में कौन सा है? डोनट्स। डोनट्स। और बर्नीज बंस में सेम डोनट। डोनट्स। हाँ, सो ये तो सेंटेंस, एक ही सेंटेंस के अंदर ये बात आ गई। अब देखिए लोवेस्ट कौन सा है? सैलड्स। किसके लिए? फॉर बर्नीज बंस। एंड फॉर लवली लोव्स? टोस्टेड सैंडविचेस। सैंडविचेस। हाँ, टोस्टेड सैंडविचेस। सो अब आप ये दोनों बातें बताएंगे, दो चीजें हो गई, हाईएस्ट और लोवेस्ट, और जो इन सब में जो मोस्ट पॉपुलर है वो ऑफ कोर्स बर्नीज बंस हैं। तो अब हम ये बातें लिखेंगे। अब दो सेंटेंसेस हो गए, एक सेंटेंस में हम हाईएस्ट और लोवेस्ट की बात करेंगे, एक सेंटेंस में मोस्ट पॉपुलर की बात करेंगे। अब जब हम मोस्ट पॉपुलर की बात करेंगे तो अगर तो वहां पे 3 4 5 6 अलग अलग बेकरीज होती तो फिर हम बात कर सकते थे लोवेस्ट जो लीस्ट पॉपुलर है उसकी भी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ 2 हैं,
तो जो जाहिर है ज्यादा पॉपुलर है वही मेंशन करेंगे, क्योंकि उसका मतलब है कि द अदर वन इज द लीस्ट वन। अच्छा, सो इन्होंने जो ओवरव्यू लिखा है दैट इज अ बिट शॉर्ट। Overall, it can be seen that donuts were the most popular item in both bakeries. इन्होंने सिर्फ हाईएस्ट आइटम की बात की है, ठीक है। तो आप सिर्फ इसको मेंशन करके बात को सम अप ना करें, कोशिश करें कि कम से कम ये तो बताएं कि इन दोनों में से कौन सी पॉपुलर थी। तो अब उसके लिए सेंटेंस के लिए जो फ्रेजेस वगैरह हैं वो मैं एंड पे आपको लिखवाऊंगा कि किस तरह से सेंटेंस को तरतीब दिया जा सकता है और उसमें किस किस्म की वर्डिंग होनी चाहिए। आइडिया ये है। अच्छा, मैं इसीलिए जब मैं रमज़ान के एंड की तरफ जब मैंने ये बात की कि सैंपल्स तो मैं आपको भेज रहा हूं, लेकिन वहां से फॉर्मेट या उसूल अखज़ मत करो, क्योंकि एवरीथिंग कैन बी क्रिटिसाइज्ड, एनीथिंग कैन बी क्रिटिसाइज्ड। उसूल को मत तोड़ना। नेक्स्ट इज, अच्छा ये हमारे पास है प्रोसेस डायग्राम्स। अब यहाँ पे प्रोसेस डायग्राम्स के लिए जो हमने जो रूल लिखा था वो बस आप याद रखें। क्या क्या लिखना था? नंबर 1, Number of stages and steps. Name of first and last stage and number of elements. जी हाँ। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस दोनों में हम देखेंगे कितने हैं, फिर हम देखेंगे पहले और आखिरी स्टेज में क्या होता है, फिर हम देखेंगे एलिमेंट्स कितने ऐड हुए हैं। तो दोनों में कितने स्टेजेस आपको नजर आ रहे हैं, पहले वाले में कितने स्टेजेस नजर आ रहे हैं और दूसरे वाले में आपको कितने स्टेजेस नजर आ रहे हैं? So first one half 6 8 ओके, देखिए अभी एक 6 एक 8 ओपिनियन आ गया। 7 देखें। अब जहां पे ऐसी कंफ्यूजन हो और आपको लगे कि यू आर नॉट श्योर, तो बस आप उसको क्या करें, अराउंड या अबाउट कहें। तो पहला स्टेज है ये मिक्स करना यानी क्रश करना। उसके बाद पहला है क्रश करना, सेकंड करना, फिफ्थ है ग्राइंड करना और सिक्स्थ है पैक करना। ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो अराउंड 6, अराउंड 7, अबाउट अराउंड 8, वरना अगर मेजर स्टेजेस देखे जाएं तो 6 हैं। ठीक है। अब देखें, अगर आप ग्राइंड करने को भी एक स्टेज कहें और ग्राइंड का जो प्रोडक्ट मिलता है उसको भी अगर आप स्टेज कहें तो फिर बहुत ज्यादा ही हो जाएंगे। स्टेज वो होता है जिसमें कुछ एक्ट हो रहा हो। जैसे शुरू में लाइमस्टोन और क्ले जो हैं उनको क्रशर में डाला जा रहा है, इसका मतलब है कि वो क्रश किया जा रहा है, 1। फिर मिक्सर में इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, 2। फिर रोटेटिंग हीटर में इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, 3। फिर उसको हीट किया जा रहा है, 4। फिर ग्राइंड किया जा रहा है, 5। और फिर बैग्स में डाला जा रहा है, पैक किया जा रहा है, पैकेजिंग हो रही है, 6। 7 आप कह सकते हैं अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखें, बट या 8 बहुत ज्यादा हो जाएगा। 6 और 7 चलें, इट मेक्स सेंस। कंफ्यूजन हो तो आप कहें उसको अराउंड 6 या अराउंड 7। सेकंड वन में कितने स्टेजेस हैं? कंक्रीट प्रोडक्शन 1 1 स्टेज, सीमेंट, वाटर, ग्रेवल, सैंड को कंक्रीट मिक्सर में मे बी 2 1 भी ठीक है। 2 1 and 2, हाँ, you could say that, yes, 2 is better, क्योंकि वो जाहिर है कि एक स्टेज में कोई काम ऐसा हो नहीं सकता। बहरहाल 2 स्टेजेस। अब यहाँ पे एक तो कंपैरिजन के लिए जो पहली चीज है वो मिल गई कि कंपेयर किया जाएगा नंबर ऑफ स्टेजेस या नंबर ऑफ स्टेप्स।
सेकंड थिंग जो है, साथ में हम बता सकते हैं कि कहानी शुरू कहाँ से हुई, खत्म कहाँ से हुई। तो सेमेन प्रोडक्शन में जब टोटल स्टेजेस ही 2 हैं तो ये बताना डज नॉट मेक सेंस बिकॉज वी आर राइटिंग अ समरी, याद रखना। सो सेमेन प्रोडक्शन में राइटिंग दोज नेम्स ऑफ दोज 2 स्टेजेस की क्रशिंग से शुरू होकर पैकेजिंग में खत्म होती है बात, इट मेक सेंस। सो 2 स्टेजेस को मेंशन करेंगे सेमेन प्रोडक्शन से, कंक्रीट प्रोडक्शन के स्टेजेस को मेंशन नहीं करना चाहिए क्योंकि सिर्फ 2 ही हैं, फिर वो सारी डिटेल आ गई उसके अंदर। थर्ड थिंग है अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ आइटम्स जो हम उसके अंदर ऐड करते हैं। सो काउंट करें सेमेन प्रोडक्शन में कितनी चीजें ऐड हो रही हैं। 2, क्योंकि उसमें लाइमस्टोन और क्ले ही रखे जा रहे हैं और कोई चीज कहीं पे ऐड नहीं की गई, सिर्फ इतना कि हीट किया गया। और सॉरी, बैग्स नहीं होंगे, बैग को कंसीडर नहीं करेंगे। बैग इज नॉट अ सीमेंट, आई थिंक बैग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सीमेंट, सो एलिमेंट में नहीं आया क्योंकि वो सिर्फ पैकेजिंग ही है। सो 2 एलिमेंट्स, यानी कि वो जो इंग्रेडिएंट्स कहें उसको, अगर आप उस तरह से ना क्लियर हो रहा, सो 2 एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। और सेकंड वाले में आप क्लियरली देख पा रहे हैं देयर आर 4 ऑफ देम। सो बस यही चीजें कंपेयर करनी है क्योंकि ओवरव्यू में ही यहाँ पे ओनली देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी कि जहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकें। सो एक अच्छा रिच ओवरव्यू लिखा है इन्होंने। There are 6 stages in the former process. Former से मुराद पहला वाला means cement production. From the mixing of 2 raw materials to the packaging the cement. Okay, fine. And 2 stages in the latter process that involves 4 materials. Simple. So एक मुनासिब जुमला है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इस सेंटेंस को? अगर आपने इस सेंटेंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता तो व्हाट वुड यू डू? क्या करते इसको ग्रामेटिकली ऑफ हाई स्टैंडर्ड बनाने के लिए, इसका लेवल बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता? बना देते, एंड की जगह पे वाइल लगा सकते थे। हाँ बिल्कुल, यही असल पॉइंट है। और जो इन्होंने एंड लगाया भी है वहां पे उन्होंने वही फेमस ग्रामर की मिस्टेक की है जो ऑलमोस्ट हर बंदा कर रहा होता है। उन्होंने थोड़ा सा उसको कैजुअली रखा। सो यहाँ पे क्योंकि कंपैरिजन हो रही है, देखिए कंपैरिजन के लिए कभी भी एंड नहीं लगाया जा सकता, वो स्पोकन में लगाया जा सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल हम जब कहते हैं ना कि चलो एक छोटी सी मिसाल कि I like movies and I hate dramas. अब यहाँ पे एक तरह की कंपैरिजन है, वो अंडरलाइन मीनिंग वी डू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन एकेडमिक लैंग्वेज वो होती है जिसमें मीनिंग सरफेस पे होती है, यू डोंट हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। सो वहां पे ऐसा कंजंक्शन है जो कंपेयर कर रहा हो, जैसे वाइल है, जैसे वाइल्स्ट है, right? तो यहाँ पे वाइल या वाइल्स्ट आना चाहिए था। और अगर एंड लगा भी रहे हो लेट्स से, तो उसमें एक और उसूल है, वो कॉमा उससे पहले। चलें, बाकी सेंटेंस ठीक है। ओके, लास्ट थिंग इज मैप। तो बताएं इसमें आपको क्या ओवरऑल चेंज क्या नजर आ रही है और किस किस्म की फैसिलिटीज जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं दूसरे में। तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव। अब हम ये तो नहीं कहेंगे ओवरव्यू के अंदर कि पार्क जो है वो साइंस पार्क एंड म्यूजियम में बदल गया, स्कूल होटल एंड स्पा में बदल गई, या फिर फार्म हाउस की जगह साइंस एकेडमी। ये डिटेल तो बॉडी पैराग्राफ का काम है। सो ओवरऑल देख के एक या 2 पॉइंट्स में बताएं कि ओवरऑल चेंज क्या है। एक तो डेट गिवन है हमारे पास। हाँ, वो डेट इसीलिए है कि क्योंकि सेम जगह है, तो वो 1995 से 2010 तक क्या चेंज आई है। सो वी कैन मेंशन डेट्स इफ यू वांट टू, but we don't have to because it's an overview and not an introduction or a body paragraph. shops
scientific नहीं, advancement. that's just one particular building or one particular facility that you are talking about कि shops को introduce करा गया. कुल मिला के यानी एक for example एक town है Tumbledown, एक city है, वो 1995 में अगर आप उसको बताते कि यार ये किस किस्म का शहर है और जब 2010 में बताते कि यार ये इस टाइप की सिटी है, तो वो क्या डिस्टिंक्शन है, वो क्या वेरिएशन या चेंज आई है? यस वजीहा, यू आर सेइंग समथिंग? यस, Scientific advancement. More developed, I believe. Number of facilities have increased with the passage of time. बिल्कुल. सो नंबर ऑफ फैसिलिटीज, टाइप ऑफ फैसिलिटीज, जैसे अभी वजीहा ने साइंस के हवाले से बात की, तो अब ये जिस किस्म की फैसिलिटी है वो जाहिर है कि चेंज तो हुई है. मतलब एक एंगल से देखा जाए तो आपने साइंस की जो बात की कि वो उसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, मतलब वो फैसिलिटीज किन लोगों के लिए है ये देखना चाहिए, या किस आइडिया के लिए है वो फैसिलिटी, किस कैटेगरी में हम उसको लेके आएंगे. साइंस कहने से तो बात नहीं बनेगी ना पूरा. अगर उसको हम यूं करें कि वो जो फैसिलिटी है वो एकेडमिक पर्पसेस के लिए है या साइंटिफिक पर्पसेस के लिए है. फॉर रिसर्चर्स. हाँ, यस, रिसर्च बेस्ड सारी फैसिलिटीज हैं, फॉर रिसर्चर्स हैं, राइट. सो तो एकेडमिक फैसिलिटी इटसेल्फ इज अ फ्रेज. मतलब आप ये लफ्ज यूज कर सकते हैं कि एकेडमिक फैसिलिटी यानी कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी ऐसी बिल्डिंग कि जहां पे हायर एजुकेशन, खास तौर पे जो मॉडर्न साइंसेस हैं उसके हवाले से कोई भी फैसिलिटी आ जाए तो उसको हम, इवन इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू फिलोसफी, समथिंग रिलेटेड टू आर्ट. अगर कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, कोई इंस्टीट्यूट बन रहा है, कोई लेट्स से कोई थिएटर बन रहा है, इवन बिकॉज थिएटर एंड सिनेमा आर आल्सो नाउ अ पार्ट ऑफ एकेडमी. ठीक है, जिसको एकेडेमिया कहते हैं या एकेडमी कहते हैं, वो सारी उसी चीज. तो एकेडमिक फैसिलिटीज बढ़ गई हैं. एंड दूसरी चीज ये है कि हम सिर्फ टाइप की नहीं, जैसे अभी वजीहा ने टाइप की बात की और आई थिंक तहसीना ने नंबर ऑफ फैसिलिटीज की भी बात की, वो भी बढ़ गए हैं. सो अब इसमें इस तरह का बन सकता है कि अच्छा, इससे पहले मैं आपको बात बताऊं कि जो रिपोर्ट राइटिंग है या जो ऐसे है, अच्छा देखिए, आमतौर पे होता ये कि जब भी आप लिखते हैं ना, तो हम ये अपना ख्याल हमारा ये होता है कि हम लेट्स से हम 30, 40, 50 सेंटेंस लिखेंगे, उसमें हमारा काम का सेंटेंस ढूंढ के मिलता है और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एग्जामिनर सब्र करके उस सेंटेंस तक पहुंचे और हमें अप्रिशिएट करे. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एग्जामिनर आपके एक एक सेंटेंस के ऊपर जजमेंटल होगा. सो इसलिए सेंटेंस केयरफुल, मतलब जैसे हम स्पीकिंग करते हैं ना, वैसे फ्लो में नहीं आपने करना, तो सोच समझ के सेंटेंस. जैसे एक आइडिया अगर मैं आपको दूं तो इट कुड बी समथिंग लाइक दिस. हाँ, अच्छा, नहीं वो नहीं आ रहे, ठीक है. हाँ हाँ, ठीक है. अच्छा, सो तो मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर जो चेंजेस हैं उसको हम यूं कहेंगे, ओवरऑल कॉमा the city of Tumbledown has more facilities for academic purposes in the year 2010 as opposed to the year 1995. So यही असल ओवरव्यू है. यानी you don't have to describe कि फलां बिल्डिंग बदल गई, फलां बिल्डिंग, higher number of buildings या higher number of facilities for XYZ purposes. एकेडमिक पर्पसेस हो सकते हैं, या ये हो सकता है कभी कभार वो जो फैसिलिटीज हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल कहीं पे पार्क्स बन रहे हैं और म्यूजियम्स बन रहे हैं, यू नो, स्टफ लाइक दैट. सो वो ओवरऑल चेंज के ऊपर बात करनी है. और डोंट ट्राई टू काउंट द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स बिकॉज यू कांट.
फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे शॉप्स हैं, वी डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम, ठीक है। इन लोगों ने क्या लिखा है, इन जनरल इट कैन बी सीन दैट सिटी ऑफ टम्बलडाउन बिकेम बिगर विद मोर बिल्डिंग्स देन बिफोर। ब्रिलियंट, ये जो सिटी ऑफ टम्बलडाउन है इटसेल्फ ये भी ग्रो कर गई है। साइज इज अ वेरी की फीचर, आई हैड मिस्ड इट आउट। बल्कि इफ सम ऑफ यू रिमेंबर फ्रॉम माय क्लासेस ऑन कैंपस, तो वहां पे आई डिड टॉक अबाउट द साइज ऑफ द सिटी और द टाउन इटसेल्फ, बट आई हैड मिस्ड इट आउट हियर। Anyone remembers कि हमने वहां पे बात की थी इसके हवाले से? Why did you not remind me while I was talking about the overview for the maps? You should have. चलें, so ये भी बात हो सकती है बिल्कुल। So ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपके ओवरव्यू का। और अभी मैं 2-3 फ्रेजेस बताऊंगा, बट बिफोर दैट ये देखें कि अभी जो अगली क्लासेस होनी है उसमें हमने पता है क्या करना है कि हर टाइप के हवाले से अलग तरह से हमें बॉडी पैराग्राफ्स को डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह ओवरव्यू डिफरेंट है इस तरह से बॉडी पैराग्राफ्स की जो साइंस है वो भी थोड़ी सी अल्टर करेगी टाइप टू टाइप। सो इसको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अभी मैं आपको, जैसे मैंने कल बुक अपलोड की है कैम्ब्रिज 15, जिसके चारों रिपोर्ट्स को आपने लिखना है, लेकिन उसमें करना ये है कि डायरेक्टली चुपचाप लिखना शुरू ना करें, क्योंकि देखें आई एम नॉट हियर टू टेस्ट यू बट टू हेल्प यू। तो ऐसा है कि तरीका ये है कि एग्जाम वाली सिचुएशन में जाने से पहले अपने आप को ट्रेन करना होता है। तो जो असाइनमेंट है वो एग्जाम नहीं है, तो उस क्वेश्चन को जो भी आईएलटीएस कैम्ब्रिज 15 की जो बुक्स हैं उनके पहले सैंपल आंसर्स पढ़ें, फिर खुद लिखें, डोंट कॉपी। अब स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि अगर मैं पहले ही सैंपल पढ़ूंगा तो फिर उसमें मैं क्या लिखूंगा। देखिए शुरू में एक्सपोजर के लिए आपको पढ़ने के बाद लिखना होगा। आई एम नॉट आस्किंग यू टू कॉपी फ्रॉम एनी सैंपल आंसर, एंड यू शुडंट कॉपी। इफ यू कॉपी तो जाहिर है कि वो सैंपल आंसर्स तो मैंने भी पढ़े हैं जहां जहां पे अवेलेबल है, सो वो तो मुझे पता चल जाएगा। और वैसे भी आई मीन इवन इफ आई डोंट गो फॉर एनी ऑब्जेक्शन, इवन देन आप इंप्रूव नहीं करेंगे अगर आप कॉपी करेंगे। पढ़ने से एक्सपोजर मिलता है रिगार्डिंग वोकैबुलरी, और कुछ वोकैबुलरी जो हमने क्लास में डिस्कस की हो वो अगर जहन से निकल रही हो तो वो दोबारा, क्योंकि हम उसके साथ बार बार एनकाउंटर कर रहे होते हैं, तो वो जहन में रिटेन कर जाती है, सो यू डोंट फॉरगेट थिंग्स। और सेंटेंस बार बार सेंटेंसेस पढ़ने से कुछ सेंटेंसेस और कुछ फ्रेजेस हमें असबर हो जाते हैं, फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं। सो हम अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए पहले सैंपल आंसर्स पढ़ें। अब आपका सवाल होगा कि भाई ये वाले सैंपल आंसर्स कहाँ पे मिलेंगे? तो कोई भी आईएलटीएस का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका ऑनलाइन आंसर अवेलेबल ना हो। सो एक आंसर ना पढ़ें। देखिए मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ कि मैं खुद वैसे मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं क्या करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स होती हैं, अभी कल लाइक रात 12 बजे तक 11:59 तक आई हैड टू सबमिट एन असाइनमेंट। अब बिफोर सबमिटिंग दैट असाइनमेंट, इट वाज अ वेरी शॉर्ट असाइनमेंट। इफ यू थिंक अबाउट यूनिवर्सिटी की जो काम होते हैं, सिर्फ अराउंड 900 एंड समथिंग वर्ड्स थे। आई टुक लाइक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू राइट दैट असाइनमेंट। उसमें ये हुआ कि एक पैराग्राफ लिखने के लिए मैं एक वेबसाइट को पढ़ लेता था। उसी टॉपिक में जब एक वेबसाइट के अंदर कोई आर्टिकल है, उसके अंदर से 2-3 पॉइंट्स, मेन पॉइंट समझ आते हैं, उनको फिर ऑर्गेनाइज करके एक पैराग्राफ, एंड देन नेक्स्ट मैंने, यानी कि जो मैंने लिखा आर्टिकल दैट वाज एक्चुअली अ क्रक्स ऑफ अराउंड 10 to 12 डिफरेंट वेबसाइट्स। सो अब जब उन सारी चीजों को मैंने देखा तो मुझे हर एंगल से बात समझ आएगी।
मुमकिन है कोई चीज रेपिटेटिव भी हो, यहाँ पे भी है वहां पे भी है, कुछ चीजें कंट्राडिक्टरी भी होती हैं, आप देखेंगे हर जगह पे, हर नॉलेज की फील्ड में, एंड कुछ चीजें मिसिंग होती हैं, तो वो फिर आपको एक पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ आ रहा था। तो अब जब आप ये सैंपल आंसर पढ़ेंगे तो कोशिश करें कि कम से कम 3 जगहों से पढ़ें कोई भी क्वेश्चन का आंसर, 3 वेबसाइट से पढ़ें, और जब उसको पढ़ लेंगे उसके बाद फिर उसको कंपेयर करें कि जो हमने क्लास में पढ़ा है क्या ये उसके मुताबिक है। अगर है तो ठीक है, आप भी फिर अपनी तरफ से लिख लें, और अगर नहीं है और आपके जहन में सवाल उठता है तो क्लास का पर्पस यही है कि पूछें कि ये क्या है या ये क्यों है। अच्छा, एक और चीज रह गई। यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ है ये ओवरऑल से जो शुरू हो रहा है, ये एक, इसको एक सैंपल समझें। सो अब देखें कि इसके अंदर क्या चीजें मेंशन हो रही हैं। ओवरऑल the UK spent more money on consumer goods than France in the period given. ये जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कौन सी बेकरी जो है उसमें ज्यादा सेल्स होती है, दोनों को कंपेयर किया गया, तो यहाँ पे उन दोनों में हायर कौन सा था, यानी द यूके स्पेंट मोर मनी। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस में बोथ द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर मनी ऑन कार्स whereas the least amount of money was spent on perfume. ये हाईएस्ट एंड लोवेस्ट है, जो अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि हाईएस्ट और लोवेस्ट आना चाहिए। सो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट किस फॉर्म में आ रहा है कि मोस्ट मनी कहां पे और लीस्ट अमाउंट कहां पे स्पेंड हुई है, ये है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। मेन कॉन्सेप्ट ओवरव्यू का इधर तक होता है, लेकिन समटाइम्स इफ यू फील कि कोई और बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है तो आप वहां पे फर्दर मोर एंड देन कॉमा, या फिर इन एडिशन एंड देन कॉमा, या फिर moreover, MOREOVER, कॉमा, एंड देन फिर आप उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को भी, जैसे यहाँ पे furthermore the most significant difference in expenditure between the two countries was on cameras. This is not an essential information, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए बताई गई क्योंकि कोई ऐसी चीज थी जो वहां उस सिचुएशन के हिसाब से बहुत एक्सप्लिसिटली, बहुत क्लियरली वाजे हो रही थी कि सबसे ज्यादा डिफरेंस किधर है। बट लेट्स से इफ आई वर टू राइट दिस रिपोर्ट, I would have never written this sentence because it diverts your attention from the most important things. But everyone has their own perspective. अच्छा, so जो overall the UK spend more money on consumer goods than France in the period given, ये क्या चीज है? ये बिल्कुल वही है कि लवली लोव्स और बर्नीस बंस में से किसने ओवरऑल आइटम ज्यादा सेल किए। ये तो सबको पता है कि हाईएस्ट जो सेल्स थे वो डोनट्स थे, लेकिन उन दोनों में से ज्यादा किसने सेल किए, वो वाली जो कंपैरिजन है ओवरऑल, जो दोनों एलिमेंट्स में जो कंपैरिजन, और बाकी जो आइटम्स की जो कंपैरिजन है उसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट के लिए। सो 2 सेंटेंस ओवरव्यू should be your aim. Otherwise, one, brilliant if you can compose all of your ideas within one sentence, जैसे कि एक में हमने while यूज करके दोनों को कंपेयर किया था। सो अब आपके लिए जो वोकैब है, कुछ जैसे कंपैरिजन्स के लिए वोकैब या वो फिगर्स वगैरह के लिए, मेरा ख्याल है कि वो फिर उसकी काफ़ी लेंथी स्लाइड्स हैं, उसके लिए फिर अगली क्लास का वेट करेंगे फ्रेजेस वगैरह के लिए। तो फिर आज आई वांटेड टू डू दैट बट आई थिंक नाउ काफ़ी है आज के लिए। सो
बस फिलहाल के लिए इतना ही। अभी आपके जहनों में कोई सवाल वगैरह हैं तो पूछिए। अच्छा हाँ, कुछ चीज़ें आप अगर इस सेंटेंस में से ये सीखें कि किस तरह से कोहेरेंस एंड कोहेजन क्या चीज़ होती है, वो आगे जाके भी हम बात करें। देखें, चीज़ों को आपस में लिंक करने के लिए ऐसे वर्ड्स और ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो कंपैरिजंस के लिए या इंट्रोडक्शन के लिए आइडियाज़ का। तो देखें, ओवरऑल का जो लफ्ज़ है वो हमेशा अपने ओवरव्यू के शुरू में रख लें। आप चाहें तो इन जनरल कर सकते हैं, इन के बाद स्पेस लगा के जनरल एंड देन कॉमा, इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑल इन ऑल लिख सकते हैं शुरू में, ALL स्पेस IN स्पेस ALL कॉमा, आप चाहें तो ये कर सकते हैं। आप चाहें तो इन समरी कर सकते हैं, आप चाहें तो इन कंक्लूजन। लेकिन इन सब में इफ यू आस्क मी कि मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करता इफ आई वर टू राइट, तो आई वुड हैव रिटन ओवरऑल, बिकॉज ये बाकी सबसे ज्यादा एकेडमिक है, ज्यादा फॉर्मल एक्सप्रेशन है। ऑल इन ऑल थोड़ा सा सेमी फॉर्मल है, इन जनरल थोड़ा सा सेमी फॉर्मल है, इन कंक्लूजन इज अ बिट डाइग्रेसिव, थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ लेके जाता है, जहां हम कंक्लूजन एक्चुअली कर नहीं रहे हैं, और वो भी कंक्लूजन नॉर्मली एंड पे होता है, ओवरव्यू तो सेकंड पे भी। तो बस याद रखें, आपने रिपोर्ट लिखनी है सिर्फ एक अपनी लाइफ में, जब रियल में जाएंगे एग्जाम में। सो जाहिर है कि वहां पे तो एक ही लिखनी है, तो बस आपने हजारों एक्सप्रेशन से क्या करना, ओवरऑल याद रखो, और ओवर और ऑल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इट्स जस्ट वन वर्ड। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर रीजंस, एग्जामिनर को दोनों फॉर्मेट्स पता है कि सम स्टूडेंट्स पुट इट एज अ सेकंड पैराग्राफ एंड सम एज द लास्ट वन, एंड समटाइम्स examiner could be a typical पाकिस्तानी। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं, उसका माइंडसेट है खास किस्म का पाकिस्तानी एग्जामिनर्स के। तो बहरहाल ये शुरू में लिखें और फिर कॉमा। और दूसरी चीज अगर आप देखें तो यहाँ पे जो चीज यूज हुई है वो है फर्दरमोर, जब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लाई गई तो लिंक करने के लिए। और वेयर एज का वर्ड आपको नजर आ रहा होगा दूसरी लाइन में इसके, जिसमें कंपेयर करने के लिए, मोस्ट ऑफ द मनी ऑन कार्स वेयर एज द लीस्ट अमाउंट। सो वो लफ्ज भी वो लिंक कर रहा है सेंटेंस के दोनों पार्ट्स को, इधर और उधर वालों को। सो ये लैंग्वेज है कोहेरेंस एंड कोहेजन, इसी को कहते हैं। बाकी अगर आपने एक और चीज नोटिस की हो, वो ये है कि जब भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स की बात होती है तो उससे पहले हमेशा THE द आता है। द हाईएस्ट, द लोवेस्ट, द मैक्सिमम, द मिनिमम, क्योंकि THE द जो है, हाँ The least amount. यस बिल्कुल, एग्जैक्टली, द लीस्ट अमाउंट। तो अब उसमें द इसलिए लगाते हैं बिकॉज THE द एक ऐसा आर्टिकल है या एक ऐसा स्पेशल एडजेक्टिव है जो सिर्फ स्पेशल चीजों के साथ, स्पेसिफाइड चीजों के साथ इस्तेमाल होता है। तो जो चीज हाईएस्ट होती है वो स्पेसिफाइड ही होती है, इसलिए द के साथ। द टॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द न्यूएस्ट, द ओल्डेस्ट, ये मेथड है। अब आपने अगर एक और चीज नोटिस की हो कि जब मैंने कहा द न्यूएस्ट तो मैंने कहा द, और फिर मैंने कहा द ओल्डेस्ट, अब मैंने कहा दी। तो अगर THE के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, इफ इट बिगिंस विद अ वाउल साउंड तो दी होगा, इफ इट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड तो द होगा, और द होगा, द नहीं होगा। ये साउंड भी थोड़ी सी, जिस तरह से if you have ever been to any local madrasa or to any qari साहब और any मदरसा वाली बाजी जो कायदा एंड कुरान शरीफ वगैरह पढ़ा रहे होते थे, वो जो दाल होता था जिसे बड़ी मार पड़ती थी, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस देम। सो ये द उस तरह का साउंड है, जिस तरह TH के ही दोनों साउंड्स कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे
द थिंग इज, जिसको आमतौर पे द थिंग इज, सो ये उर्दू में इसका रिप्लेसमेंट में कोई साउंड है ही नहीं। सा द, थोड़े से विस्लिंग किस्म की साउंड चाहिए। फिर बात कहीं और निकल गई। सो कुल मिला के बात ये है कि जब भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आए तो उनसे पहले लगाएं द, और अगर कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आए जहां पे आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, स्मॉलर, टॉलर, हायर, तो वहां पे उसके फौरन बाद THAN, then जरूर लगाएं। So that's it for the day. सवालात होंगे आपके जहनों में तो पूछें। और बिफोर द क्लास मैंने देखा न्यूज़ में कि वैसे तो मंडे से इंस्टीट्यूट्स के ओपन होने का इम्कान नज़र आ रहा था, बट वो उसूलियत ये था कि जिस सिटी में 5% या उससे कम का रेशियो हो कोविड का, वहाँ पे सिटीज़ में ये लागू था कि इंस्टीट्यूट्स कुड हैव बीन ओपन। बट इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा कि यहाँ पे 6% है। सो इट वाज आई थिंक मेड अप थिंग कि उन्होंने बयानी बंद करने के लिए कह दिया। अगर वो 10 कहते ना तो ये 11 बना लेते उसको। सो बस बात ये है कि आई डोंट थिंक इट्स लाइकली कि हम कोई ऑन कैंपस क्लासेस 3rd तक ले सकें, बट यू नेवर नो, अगर इंस्टीट्यूट वाले चाहें तो ये कहें कि बस यार जुगाड़ में आ जाएं तो हम जाएंगे। तो जो जो ऑन कैंपस क्लासेस वाले स्टूडेंट्स हैं, कीप इन टच विद मिस रिस्फा एंड अदर्स, जो जिस भी फ्रंट डेस्क ऑफिसर के साथ कांटेक्ट है, रिस्फा, आसिम, फाइजा और काशान वगैरह, तो उनसे कांटेक्ट में रहें एंड कंफर्म करें। उनमें से अगर कोई एक रिस्पांस नहीं करता तो दूसरे से पूछें, दूसरा ना करे तो तीसरे से। सो मुझे अगर मालूम पड़ा बिफोर मंडे तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। अभी तक तो वो खुद भी आधे एडमिन वाले शशुपंज में हैं। सो आई थॉट कि मुझे ये भी मेंशन कर देना चाहिए। सर आप जो है प्रोसेस डायग्राम का इंट्रो थोड़ा डिस्क्राइब कर दें, मुझे भी इसमें कंफ्यूजन है। लाइक वो बहुत छोटा बन रहा है लेंथ में। क्योंकि उसमें डेट और टाइम नहीं होती, सॉरी टाइम और प्लेस नहीं होती, यानी उसमें व्हेन एंड वेयर नहीं होते। कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते ना। देखें, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्टोरी, यानी नरेशन, कि ऐसा स्टेजेस को हुआ। मेंशन कर थोड़ा सा। नहीं, इंट्रोडक्शन में स्टेजेस को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरव्यू में फिर क्या लिखेंगे? जहां जहां सैंपल्स में स्टेजेस को इंट्रोडक्शन में रखा गया है, उन सैंपल्स में आप देखें तो इंट्रोडक्शन के साथ ही ओवरव्यू का सेंटेंस भी लिखा गया होता है। यानी वो एक फॉर्मेट जो मैंने शुरू में बताया था कि कुछ ऐसे सैंपल्स होते हैं जिसमें इंट्रो और ओवरव्यू को इकट्ठा रखा गया होता है। इवन ऐसी भी बुक्स हैं कि जिसमें ओवरव्यू को अलग और कंक्लूजन को अलग रखा गया है। तो ऐसी बातों में ना आए किसी की बातों में। इट्स a bit फुलिश के अगर आप ओवरव्यू भी लिख रहे हैं और कंक्लूजन भी। तो इसी तरह इंट्रो के अंदर स्टेजेस को ना मेंशन करें। इट्स ऑल राइट अगर वर्ड्स कम हो रहे हैं, कोई भी मसला नहीं है। असल बात होती है कि क्या हम रूल के मुताबिक लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर में से जो अवेलेबल है वो लिखेंगे। अगर जो डिस्क्रिप्शन गिवन है उस डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टेजेस की कोई बात है तो ठीक है, नहीं है तो ना लिखें। एक और टिप बताता हूँ। चले, मैं आपकी बात को थोड़ा सा, जी आप बोलें, मैं तब तक वो दूसरी फाइल ओपन करता हूँ, आप बोलें। मैंने इंट्रो लिखे हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देती, तो आप मुझे बता दें इसमें एक करेक्शन। जी जी जी, हाँ, एक और मैं आपको टिप बताता हूँ, रुकें मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर करके। ये प्रोसेस डायग्राम है ना, इस तरह के होते हैं, इनकी बात करिए ना आप। यस सर।
देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो दो हमारे पास प्रोसेसेस हैं। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर तो दोनों को एक ही सेंटेंस में रखा गया है और इन लोगों ने उसको और भी ज़्यादा प्रिसाइज किया है। तो व्हाई डू यू वांट टू फॉलो द सेम पैटर्न जो वहाँ पे लिखा है? आप क्या करें, सीमेंट प्रोडक्शन के लिए अलग सेंटेंस लिखें और कंक्रीट प्रोडक्शन के लिए अलग सेंटेंस लिखें, वर्ड्स बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि द डायग्राम्स बिलो शो द स्टेजेस एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन दिस एंड दैट। तो आप क्या करें, आप कहें द फर्स्ट प्रोसेस डायग्राम इलस्ट्रेट्स करके उसका अलग बना लें और सेकंड वाले के लिए फुल स्टॉप लगाने के बाद अब आप कहें हाउएवर कॉमा द सेकंड प्रोसेस डायग्राम, उसके लिए फिर अलग तफसील लिख लें। समझ आ रही है? ये एक मेथड है। बाकी नंबर ऑफ वर्ड्स इंट्रोडक्शन में कम होने से कोई मसला नहीं है, ओवरऑल नंबर ऑफ वर्ड्स कम होने से मसला होता है। और वन मोर थिंग, जी बोलिए। और अगर एक प्रोसेस ही डायग्राम हो, जिस तरह इसमें इंस्टेंट नूडल्स की सिर्फ एक ही उन्होंने प्रोसेस बताया था, बाकी पैकेजिंग बताई हुई, इट्स ऑल राइट। आप बस शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लिखें, डजंट मैटर कि वो इंट्रोडक्शन में वर्ड्स कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपने लिखा है वो मुझे भेजें, देखते हैं कि उसमें क्या है। वो विद क्वेश्चन भेजें ताकि मुझे आइडिया हो। और इफ यू कुड मेक इट एन MS वर्ड फाइल तो इट वुड बी बेटर, उसमें कमेंट करना इजी होता है। ओके सर, ठीक है। और प्लस ये कि क्या बोलने लगा था, स्लिप्ड ऑफ माय माइंड। चलें, आप लिख के भेजें, देखते हैं अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो। ऑलराइट सर। ठीक है। हाँ, मैं जो बात बताना चाह रहा था वो ये कि समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है ना वो काउंट करना शुरू करते हैं वर्ड्स को कि इंट्रोडक्शन में मैंने 17 लिखे हैं, पता नहीं ओवरऑल 145 ना हो जाए। लेट मी टेल यू वन थिंग, एग्जामिनर्स डू नॉट काउंट वर्ड्स। What they do is they count the number of words in each line in your introduction. लेट्स से अगर आपने इंट्रोडक्शन के एक लाइन में इंट्रोडक्शन लिखा है और उसमें अगर लेट्स से 7 वर्ड्स हैं, बस उन्होंने वो एवरेज ले लिया। नाउ दे विल काउंट नंबर ऑफ लाइन्स। सो अगर तो वो सेफ जोन में हो, 140 से 170 के जोन में हो, तो दैट्स फाइन, क्योंकि वो अब ही इज नॉट गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स। अगर उसको लगे कि ये कुछ ज्यादा ही कम है तो फिर वो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करके फिर पेनल्टी लगाते हैं। अच्छा, आई डोंट नो ये कंफ्यूजन क्यों रहती है, क्योंकि यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू कि व्हेन वी वर गेटिंग ट्रेन्ड, डॉक्टर एडन थॉर्न वाज आवर ट्रेनर। सो व्हाट ही टोल्ड अस, वैसे वो कुछ ज्यादा एग्जेजरेट भी कर रहा था उस बात को, क्योंकि समटाइम्स ऐसी बातें ऐसे लोग कर देते हैं। वो कह रहा था कि अगर किसी ने 130 वर्ड्स का भी रिपोर्ट लिखा है ना और लिखी, और वो अगर जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर पूरे हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू हार्म द स्टूडेंट अलॉट, बिकॉज द पेपर चेकर्स, द एग्जामिनर्स, वो कॉमन सेंस रखने वाले लोग होते हैं कि अगर कहीं पे अगर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और सही उसूल के मुताबिक लिखा और 130 वर्ड्स हों तो भी ठीक है, लेकिन आई वुडंट टेक रिस्क ऑफ राइटिंग लाइक अराउंड 130 वर्ड्स। लेकिन अगर आपके 3-4 वर्ड्स कम हो जाते हैं तो इट्स ऑल राइट, डोंट वरी अबाउट इट। बस कोशिश करें कि 150 प्लस रहें किसी न किसी तरह। 170 बनाना भी कोई टारगेट ही नहीं है, ठीक है। I wish I could have recorded those words when he said this, but just don't worry about it. Trust me. Okay, thank you, sir. Pleasure. और कोई बात? सर वीकेंड की क्या असाइनमेंट है? वीकेंड की असाइनमेंट ये है कि जो बुक मैंने कल अपलोड की कैम्ब्रिज 15, उसके जो 4 टेस्ट हैं उनकी इंट्रोडक्शंस और ओवरव्यूज लिखें। और सजेशन ये है कि लिखने से पहले उनके 3-3 सैंपल्स हर क्वेश्चन के पढ़ लें, ऑनलाइन होंगे, जस्ट गूगल देम एंड डोंट कॉपी। यू कुड कॉपी फ्रेजेस इफ यू वांट टू, क्योंकि वी आर लर्निंग एंड यू आर लर्निंग एज वेल। यू आर नॉट एक्चुअली
गिविंग एनी टेस्ट टू मी। आप किसी टेस्ट में अपीयर नहीं हो रहे जब आप असाइनमेंट सबमिट करा रहे हैं। तो अगर कहीं से कोई फ्रेज पसंद आ रहा है तो उसको याद भी करें और उसको लिखें, क्योंकि वही चीज़ फिर आपने दोबारा रिक्रिएट करनी होती है। सर इम्पोर्टेंट फ्रेजेस आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इंशाल्लाह। I wanted to talk about them today, लेकिन काफी टाइम लग गया। क्या शेयर हो सकती है वीकेंड पे? I'll try कि अगर मैं एक वो फाइल यहाँ पे शेयर कर सकूँ या उसकी लिस्ट बना के शेयर करूँ। I will, but not today, मे भी कल शाम को, क्योंकि अभी जब मैं लैपटॉप से हटूंगा तो कल रात को ही आऊँगा इस पे। राइट सर। ठीक है। और जो असाइनमेंट्स है वो मंडे की क्लास में डिस्कस होंगी इंशाल्लाह, if you could send it to me before Sunday evening, yes, यानी संडे शाम तक भी अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं उसको संडे